हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो ऑब्लिक कोलिजन को समझने से पहले इन बातों को आप समझ लें तो काफी हेल्प हो जाएगी आपको ऑब्लिक कोलिजन को समझने में। ठीक है, देखिए मैंने आपको तीन स्टेज बताई थी कोलिजन की। एक होती है बिफोर कोलिजन, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग स्पीड से या वेलोसिटी से मोशन कर रहे होते हैं। u2 यहाँ पर बड़ा होता है u1 से, इसको अप्रोच कर रहा होता है, और u1 जो m1 मास है वो m2 से आकर कोलाइड होता है, तो इसको बोलते हैं बिफोर कोलिजन। क्या बोलते हैं भाई? बिफोर कोलिजन। इन दोनों के बीच अभी कोई म्यूचुअल फोर्स नहीं होता है, टकराएंगे उसके बाद होगा। फिर होता है ड्यूरिंग कोलिजन, है ना भाई, ड्यूरिंग कोलिजन। और फिर होती है आफ्टर कोलिजन। तीन तरह की स्टेज मैंने आपको कोलिजन के स्टार्टिंग में समझाई थी, तीन स्टेजेस, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। मैंने कहा था बिफोर और आफ्टर की ज्यादा बातें हुई थी, अभी तक जितनी हुई है। ड्यूरिंग कोलिजन के लिए मैंने बोला था इसको मैं अलग से कवर करूंगा, तो आज ड्यूरिंग कोलिजन को हम सिर्फ कवर करेंगे। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है वो आपको समझना है। इसके बाद तो ये अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये v1 से हो गया, ये v2 से हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होता है, दोनों जो आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद की जो कहानी है उसको समझना है आपको बढ़िया तरह से। टकराने के बाद क्या होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ड्यूरिंग कोलिजन को बढ़िया तरह से समझने की कोशिश करते हैं एक बार वापस से। तो बिफोर कोलिजन हमें मालूम है, आफ्टर कोलिजन हमें मालूम है। अब जो बात होनी है मेनली वो क्या होनी है कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा होता है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा होता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ पे दो स्टेज होती हैं। ड्यूरिंग कोलिजन आपके पास क्या होती है भाई? दो स्टेज होती हैं। एक तो डिफॉर्मेशन हो रही होती है और एक होती है रिफॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग कोलिजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक का नाम हो जाएगा डिफॉर्मेशन और एक का नाम हो जाएगा रिफॉर्मेशन। जैसे ही बॉडी आपस में टच करती हैं तो डिफॉर्मेशन में क्या होता है, जरा आप ध्यान से समझें। डिफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे ही बॉडी टच करती है भाई, तो टच करते समय जो इनकी वेलोसिटीज थी वो क्या थी भाई? अलग अलग थी। इसकी u1 थी और इसकी क्या थी? u2 थी। ये थी इनकी वेलोसिटीज, एक की u1 और एक की u2। ये आपस में कांटेक्ट में आ गई। अब होता क्या है, इन पे फोर्सेस काम करना शुरू करते हैं। ये इसको धक्का मारती है, इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, नॉर्मल फोर्स लगाती है इस तरह से, और ये इसको धक्का मारती है एन इस तरफ, इस तरफ। अब क्या होता है, ये जो फोर्सेस है एन, एन क्या है? म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स। म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है भाई, इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन पे, इस पे लगा इस डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स है इसकी वेलोसिटी को कम कर देता है क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स दूसरे वाली जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर देता है कि नहीं? लेकिन जब तक ये u1 घटते घटते और u2 बढ़ते बढ़ते बराबर नहीं हो जाते आपस में। देखिए मान लीजिए u2 की वैल्यू आपकी 5 है और इसकी u1 की क्या है? 10 है। तो ये कम हुआ, 9 हुआ, ये 6 हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ, इस तरह से ये 7 हुआ, फिर इस तरह से ये घटते गया और ये बढ़ते गया, और एक कंडीशन ऐसी आएगी दोनों बराबर हो जाएंगे, और तब तक क्या होगा? डिफॉर्मेशन होती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इस बॉडी की सरफेस के अंदर चलने की कोशिश करेगा। तो डिफॉर्मेशन कब तक होती रहती है? जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। u1 घट के और u2 बढ़कर एक दूसरे के जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक डिफॉर्मेशन होती रहेगी। क्यों? इसकी स्पीड ज्यादा और इसकी स्पीड कम है, जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक ऐसे ही रहेगा। तो ये बॉडी इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो इसको डिफॉर्म करना चाहेगी, और कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा। फाइनल जो फिगर होगा आपका, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय दोनों की जो स्पीड है वो जाती है v, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन।
दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या जाती है, कॉमन। इसके बाद और डिफॉर्मेशन नहीं होती, इसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती है और इसकी वेलोसिटी और कम होती है, फिर रिफॉर्मेशन शुरू होती है, फिर दूर जाना शुरू करती है, इनकी सरफेस वापस से रिफॉर्म करना शुरू करती है एक दूसरे को, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपकी डिफॉर्मेशन होती है, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं जाती। कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन चल रहा है, टच करने के बाद इनकी शेप डिफॉर्म होना शुरू होती है, शेप बिगड़ना शुरू होती है, और फाइनली इस तरह शेप होती है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। जब क्या होती है, दोनों की वेलोसिटी क्या जाती है भैया, सेम। यहां से यहां तक को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। इस कंडीशन से लेकर इस कंडीशन तक को क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। यहां से यहां तक आपका नॉर्मल रिएक्शन काम करता रहता है, और इसका जो इंपल्स आएगा वो n की वैल्यू जो है थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, ठीक है भाई। तो इंपल्स को हम निकालते हैं सीधे सीधे यहां, और यहां के मोमेंटम में जो चेंज आए किसी एक बॉडी के, उससे निकालते हैं डायरेक्ट इंपल्स को। इंपल्स को फोर्स मल्टीप्लाई टाइम से आप नहीं निकालोगे, ज्यादा आसान पड़ेगा। किससे निकालना, हम निकाल दें किसी भी एक बॉडी के मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन वो हो जाएगा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, उसको मैं निकालना सिखाऊंगा। क्योंकि इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी पे जो इंपल्स काम करता है वो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज के बराबर आता है हमेशा। अगर लीनियर मोमेंटम बढ़ रहा है तो इंपल्स पॉजिटिव है, घट रहा है तो इंपल्स नेगेटिव है, ठीक है भाई। चलिए तो बात कर लेते हैं, डिफॉर्मेशन समझ में आ गई। जब तक कि दोनों की वेलोसिटीज जो है सेम ना हो जाए तब तक हम उसको बोलते हैं डिफॉर्म हो रही है बॉडी। फिर इस कंडीशन से सेम से दोनों की वेलोसिटी सेम थी, ठीक है। फर्दर क्या होता है, अभी भी फोर्स काम कर रहा होता है, इस पे इधर कर रहा होता है और इस पे इधर कर रहा होता है, तो इस पे इधर कर रहा होता है और इस पे इधर कर रहा होता है। अब क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ मास m1 है वो और डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि अभी भी उस पे फोर्स काम करता है, अभी भी उस पे फोर्स काम करता है, तो इसकी वेलोसिटी डिफॉर्मेशन। भाई यहां तक तो डिफॉर्मेशन हो गया, इसके बाद दोनों की कॉमन, इसके बाद इंफॉर्मेशन शुरू होती है। अब क्या होता है, क्योंकि अभी जो फोर्सेस हैं अभी भी काम कर रहे हैं, m1 पर पीछे की तरफ, m2 पर आगे की तरफ, तो m2 की स्पीड फर्दर इंक्रीज करती है और जो m1 है उसकी स्पीड जो है फर्दर डिक्रीज करती है। तो m1 की डिक्रीज और m2 की इंक्रीज करती है। और होता क्या है फाइनली, जस्ट जब ये अलग होने वाले होते हैं, मतलब ये रिफॉर्म कर लेते हैं एक दूसरे को, जस्ट अलग होने वाले होते हैं, तब इसकी वेलोसिटी बढ़कर v1 और इसकी वेलोसिटी घटकर इसकी वेलोसिटी घटकर v1 और इसकी वेलोसिटी बढ़कर v2 जाती है। ये मास m2, ये मास m1। तो इस तरह से आपका फाइनल हो जाता है। इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। जस्ट अलग होने वाली बात होती है, जस्ट टकराने से पहले और जस्ट अलग होने से पहले की बात है। सेपरेशन यहां से शुरू हो जाएगा इनका, ठीक है। इसके बाद और इंक्रीज नहीं करेगी v2। यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा भैया, 0। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी यहां पर आते ही 0। जस्ट टकराने वाले थे तब नॉर्मल रिएक्शन क्या थी, लगभग 0 थी, बस चक्कर हुई थी, इसकी स्पीड घटना शुरू होती है और इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है। इसके बाद क्या होगा, इस पर इन दोनों के बीच जो है जस्ट कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। जस्ट खत्म होने का मतलब है कांटेक्ट जस्ट खत्म हुआ है, रिफॉर्म हो गई दोनों बॉडीज। अभी v2 से आगे बढ़ती रहेगी और v1 से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। अब इसके बाद डिक्रीज नहीं होगी न ये इंक्रीज होगी, इनके बीच में कांटेक्ट जस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। डिफॉर्मेशन समझ गए, ये है रिफॉर्मेशन। लेकिन जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो इसमें भी लागू होता है, क्योंकि यहां पर जो फोर्सेस है वो म्यूचुअल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि यहां पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो दोनों बॉडीज पर हैं, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आपस में कर जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस हैं। As there is no external force on bodies, hence momentum of system will be conserved ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन दो फिनोमेना हो रहे थे, टकराने के जस्ट पहले ये होता है, इसके बाद फिर क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ती है और इसकी कम होती है, दोनों बराबर हो जाती हैं एक कंडीशन पे आगे। फिर और
m1 की स्पीड और कम होती है और इसकी स्पीड और बढ़ती है, यहाँ पर जस्ट अलग होने वाली होती है दोनों बॉडीज, और तब उनकी वेलोसिटीज v2 और v1 हो जाती है। यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन लगभग 0 हो जाएगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी 0। क्लियर है बात? जैसे जैसे और डिफॉर्म होंगे वैसे वैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती है, कि आपको ध्यान रखना है। यहां से यहां तक n जो इनके बीच फोर्स है वो इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे डिफॉर्म होंगी वैसे वैसे और फोर्स इंक्रीज करेगा। यहाँ पर धीरे धीरे फोर्स कम होगा, फाइनली 0 हो जाएगा। तो फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए जो है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम से इंपल्स नहीं निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम से निकालेंगे, इजीली निकल आएगा। क्लियर है बात? तो चलिए बात कर लेते हैं भैया कॉमन वेलोसिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? कॉमन वेलोसिटी ड्यूरिंग मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ये जो वेलोसिटी दोनों की बराबर हो चुकी है, इसकी बात कर लेते हैं। कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? कॉमन वेलोसिटी एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो जहां से और यहां तक हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा देंगे, m1u1 प्लस m, दोनों एक डायरेक्शन में ही है x के लॉन्ग, तो i के अपने ले रहा मैं यहाँ पर सीधे, और बाद में भी x के लॉन्ग ही चल रहे हैं। लाइन ऑफ इंपैक्ट यही है, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग है लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन की तरह ही मान रहे हैं इसको भी हम। तो m1 इंटू m2 इंटू v, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? m1u1 प्लस m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आ गया आपके पास कॉमन वेलोसिटी। क्या आ गई भैया? कॉमन वेलोसिटी आ गई। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुकी थी, इसके बाद रिफॉर्मेशन शुरू हुई है। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाले केस में जो कॉमन वेलोसिटी है वो ये है, आपके सामने लिख दिया मैंने। इसके बाद इनकी वेलोसिटीज फर्दर चेंज होना शुरू हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या आएगा। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन की बात कर ली जाए, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है? इट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ any body either body से ज्यादा बढ़िया रहेगा, either body, इन दोनों में से किसी एक बॉडी के। इट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ either बॉडी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन जब हो रहा होता है तब किसी भी एक बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आता है उसी को बोलते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं भैया? इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब वो निकालेंगे कैसे, तो वो आप ध्यान से देखो। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो इंपल्स को हम जे से लिख देते हैं या आई से भी लिखते हैं, जैसे आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो। जे आई दोनों सिंबल है, तो और डी लिख दिया है डिफॉर्मेशन की वजह से, तो जेडी क्या आ जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ आइदर बॉडी, किसी एक बॉडी। अब देखिए अगर हम पहले वाली बॉडी की बात करें तो जो इसका मोमेंटम है ना, वो क्या है? m1, भाई बात देखिए, इसके मास m1, इसकी बाद की वेलोसिटी क्या है? v माइनस m1u1। यही बराबर किसके हो जाएगा? दूसरी बॉडी की बात करें अगर तो m2 इंटू v माइनस m2u2। क्लियर है? तो किसी भी एक बॉडी के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसी के बराबर इंपल्स काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, दोनों ही वैल्यूज बराबर हैं, कंफर्म्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इंपल्स की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, इस पे रहेगी इस तरफ और इस पे रहेगी इस तरफ।
ये क्यों? क्योंकि v कम है, u1 से माइनस में आएगा, v ज्यादा है u2 से, इसलिए प्लस में आएगा। तो जिसका इंपल्स प्लस में आता है मतलब सेम डायरेक्शन में जिस तरफ वेलोसिटी थी उस तरफ ही फोर्स काम कर रहा था, और जिसका इंपल्स नेगेटिव आता है मतलब वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था। हालांकि दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी आपकी एग्जैक्टली, दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी? सेम। माइनस प्लस का फर्क रहेगा, वो तो डायरेक्शन होता है, इस पे इंपल्स इधर काम कर रहा है और इस पे इंपल्स इधर काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। या तो दूसरी वाली बॉडी के मोमेंटम में चेंज या तो पहली वाली बॉडी के मोमेंटम में चेंज, दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी? बराबर आएंगे एग्जैक्टली। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर v की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, इसलिए आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। v की वैल्यू मैंने निकाल दी है, आप यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो, आपका इजीली आंसर निकल आया, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। u1 u2 आपको क्वेश्चन में दिए ही होते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? वी मैंने निकाल दी, यहाँ पुट करके इजीली निकाल पाओगे आंसर, खुद ही निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन की। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होता है जरा वो भी देख लेते हैं। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, तो बस यहाँ पे ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन कर देंगे, सेम डेफिनेशन रहेगी, ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो रिफॉर्मेशन का इंपल्स आएगा वो m1v1 माइनस m1v हो जाएगा, या फिर उसको हम m2v2 माइनस m2v कह सकते हैं। ये आपका हो जाएगा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो वही डेफिनेशन हो गई, सब कुछ भी हो गया, बस फॉर्मूला आपका चेंज हो गया। इसमें जो इनिशियल थी वो v थी और जो फाइनल है वो v1 और v2 है। तो अगर m1 को देखें तो m1 v1 बाद का, m1v पहले का, दोनों को माइनस कर देंगे, इंपल्स निकल आएगा। m2 v2 बाद का माइनस m2v पहले का, दोनों को माइनस कर देंगे, इंपल्स निकल। तो जो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन उसको आप इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पर जो v की वैल्यू है, देखिए कॉमन वेलोसिटी मैंने यहाँ से निकाली थी बिफोर डिफॉर्मेशन से, आप रिफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हो कॉमन वेलोसिटी को। अगर यहाँ से देखें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें तो ये आएगा m1v प्लस m2v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहां से जो v आएगा आपके पास वो हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये भी कॉमन वेलोसिटी है, तो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो v का फॉर्मूला चाहे ये पुट कर लो चाहे आप ये पुट कर लो, आपका तुरंत इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन निकल आएगा। रिफॉर्मेशन से भी हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए भाई कितनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, यानी v इसके बराबर भी होता है और v इसके बराबर भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो वो क्या है उसको हम समझेंगे आज इसके फॉर्म में, रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है इसको स्मॉल ई से लिखते हैं। इसकी ये क्या होता है? रेशियो होता है किसका? इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन में इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। यहां से आता है वो सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का जो रेशियो है यहीं से निकलता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये है मेन डेफिनेशन ई की, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन में इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। चलिए हम बात कर लेते हैं m2 के लिए। किसके लिए? m2। तो m2v2 माइनस m2v और अपॉन में m2 के लिए कर लेते हैं दोनों चीजें, और यहां पर आ जाएगा आपके पास m2v माइनस m2u2, ये था फॉर्मूला।
ये आ जाएगा आपके पास इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन फॉर सेकेंड बॉडी कर लेते हैं, फॉर एनी मास कर सकते हो, मैं सेकेंड वाले मास के लिए कर रहा हूं, ठीक है। m2 से m2 कॉमन लेके कट जाएगा, v2 माइनस v और अपॉन में बच जाएगा v माइनस u2, ठीक है। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको मैं प्रूव करता हूं, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2 के बराबर ये कैसे आता है, वो आप v की वैल्यू पुट कर लोगे जो मैंने अभी आपको बताई थी, उस वैल्यू से हम पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन दोनों बॉडीज पे काम करता है, दोनों बॉडीज के चेंज इन मोमेंटम के बराबर, दोनों बॉडीज पे जो इंपल्स काम करता है वो इक्वल होता है, ये कंफर्म्ड है। दोनों बॉडीज पे जो इंपल्स काम करता है उसकी वैल्यू इक्वल आती है, बस डायरेक्शन का फर्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी एक बॉडी के लिए आप कर सकते हो, मैंने m2 के लिए कर दिया, किसके लिए कर दिया, m2 के लिए। अब देखिए v का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, m1u1 प्लस m2u2 m1 प्लस m2, ये m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस वाले v के प्लेस पे ये वाला पुट कर दे ताकि वो v1 v2 टर्म्स में हो जाए, और नीचे वाले v के प्लेस पे ये वाला पुट कर दे ताकि वो u1 और u2 के टर्म्स में हो जाए, ठीक है। पुटिंग इन फर्स्ट, जब आप इसे फर्स्ट में पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो चलिए पुट कर लेते हैं फर्स्ट में। तो आपके पास E का जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो निकल आएगा। एक्चुअल फॉर्मूला ये था जो मैंने आज आपको बताया है, v2 माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1 प्लस m2 डिवाइड में v, अच्छा v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहां पर u1 वाली पुट करना, अब सर यहाँ पे v पुट कर दिया, यहाँ पर एक ही बात है यार, दोनों बराबर ही तो है वैल्यू में, मुझे वो फॉर्मूला लेके आना जो मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। दोनों की वैल्यूज इक्वली आती है, कंफर्म्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकले दोनों चीजें। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर बचेगा आपके पास, आप देख लेना, अपने आप कर लेना सॉल्व, इसका एलसीएम लेना तो ये बच जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है, और नीचे अगर देखते हैं तो यहां से आपका बच जाएगा m2 कट जाएगा, तो m1 कॉमन लेने पर u1 माइनस u2 बच जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा, एलसीएम लेके देखना आपका वही बचेगा। मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी है, छोटी सी मैथमेटिक्स सिंपल से आप खुद भी कर सकते हो, इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अरे एलसीएम लेना, m1v2 प्लस m2v2 माइनस m1v1 माइनस m2v2 से m2v2 कट जाएगा, तो जो लिखा है वही तो आएगा, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या बोलते हैं भैया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये पूरी बात थी ड्यूरिंग कोलिजन की, इसमें मैंने आपको समझा दिया डिफॉर्मेशन होती है, फिर रिफॉर्मेशन होती है, फिर बॉडीज अलग हो जाती हैं, ठीक है। बीच में कंडीशन आती है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, वहां पर दोनों की स्पीड कॉमन हो जाती है, बराबर हो जाती है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये थी भाई पूरी बात जो मैंने आपको समझा दी। अब आपको कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट वाला कंसेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है, उसमें भी समझ लो एक बार आप, फिर आगे बढ़ते हैं ऑब्लिक कोलिजन की ओर। चलिए कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं ये भी आपको समझना है, तो ये भी एक बार समझ लो पहले बढ़िया तरह से। मान लीजिए दो बॉडीज हैं आपकी और ये इस तरह से इनका कोलिजन हो गया, ठीक, टकरा गई है, तो इनके सेंटर्स को जो लाइन मिलाती है उसको हम बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नॉर्मल, और इसको लाइन ऑफ इंपैक्ट भी कहते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट भी इसी को बोलते हैं। और इसके परपेंडिकुलर और दोनों बॉडीज को टच करती हुई सरफेस जाती है, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट।
कॉमन नॉर्मल जिसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी कहते हैं, और ये कॉमन टेंजेंट रहती है आपके पास। दो बातें आपको याद रखनी है हमेशा। कॉमन नॉर्मल, दोनों बॉडीज जब टच करती हैं तो उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं कॉमन नॉर्मल, और दोनों बॉडीज के सरफेस के पैरेलल जो लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। ठीक है। म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स acts along only mutual attraction force acts along the line of impact और कॉमन नॉर्मल। ठीक है। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो आएंगे वो आपके इसी लाइन के अलोंग आएंगे, आपको ध्यान रखना है। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑलवेज acts along the line of impact, जिसको हम कॉमन नॉर्मल भी कहते हैं। तो E का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। E का जो फॉर्मूला होता है वो किसके अलोंग काम करता है? हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही काम करता है। क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगते हैं तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी होंगी चेंज, तो कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही आप ई का फॉर्मूला लगाते हो। किसका फॉर्मूला लगाते हो भाई? ई का फॉर्मूला। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन में इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किसके लॉन्ग? कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लगाना है आपको हमेशा। तो पहले वेलोसिटीज को हम कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग तोड़ के तभी ई के फॉर्मूले में पुट करेंगे। ई के फॉर्मूले को कभी भी आप कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग नहीं लगाओगे, हमेशा याद रखना है ई का फॉर्मूला लगता है हमेशा कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। किसके लॉन्ग लगता है भाई? कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लगता है। Along common tangent, if surfaces are smooth, then no force acts along common tangent. Hence, velocity and momentum of either body remains unchanged.
along common tangent, ठीक है। नंबर सेकेंड, इफ surfaces are rough then velocities changes, of either body, ठीक है। और यहां पर इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन निकल कर आता है। इंपल्स फ्रिक्शन, क्योंकि रफ बॉडी तो फ्रिक्शन काम करेगा, इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन आता है हमेशा, ठीक है। माइनस में रहता है इंटीग्रेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, करेंगे यहां पर हम इंटीग्रेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई dt, इस तरह से करेंगे इसको। ये बराबर आ जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी। ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। F आपका फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पर F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। वैसे नॉर्मली आपका स्मूथ सरफेस रहेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग तो आपको ई का फॉर्मूला लगाना होता है, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड बदलती ही नहीं है। अगर आपकी सरफेस स्मूथ है और सरफेस रफ है तो फिर ये फॉर्मूला आगे हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लॉन्ग में वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएंगी। तो कितनी देर कांटेक्ट में वो टाइम हमको दे देगा तो हम इजीली निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये थी भाई पूरी बात जो मैंने आपको बता दी कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑब्लिक कोलिजन। किसकी बात कर लेते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। चलिए देखते हैं तो क्या होगा ऑब्लिक कोलिजन में। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है उसके अलोंग वेलोसिटीज नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही नहीं होती वेलोसिटी, किसी और डायरेक्शन में होती है। ठीक है भाई। तो मान लीजिए एक बॉडी जो है आपकी वो कुछ इस तरह से चल रही है, और एक बॉडी जो है वो आपकी इस तरह से मूव कर रही है। θ1 θ2 ये वेलोसिटीज थी इनकी। कोलिजन से पहले इसकी स्पीड u1 थी और इसकी स्पीड क्या थी भाई, u2 थी। ठीक है, फिर इनका कोलिजन हो गया दोनों का, ये आपस में टकरा गई, और टकराते समय इनका ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। भाई क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। और ये जो लाइन है इसको कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं कॉमन नॉर्मल टेंजेंट। नहीं, गलती से बोल गया मैं, कॉमन टेंजेंट दोनों के पैरेलल है, दोनों को टच करती हुई लाइन जाएगी वो कॉमन टेंजेंट। दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल ये कॉमन टेंजेंट। टकराने के बाद जो दोनों की वेलोसिटीज हैं फिर डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो मान लीजिए एक आपकी चली गई इस डायरेक्शन में v1 से, और एक चलेगी मान लीजिए इस डायरेक्शन में v2 से। ये α1 और ये α2 एंगल, इस तरह से आपका ऑब्लिक कोलिजन हुआ। ठीक है, ये टकराने के बाद ये अलग हो गए। तो आपको करना क्या होता है इसमें आप मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा लगा ही सकते हो। मैं आपको कंडीशन देखिए, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला। तो मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करवाऊंगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड along each direction along x axis and y axis। y और x दोनों पे आप मोमेंटम कंजर्व करके दो इक्वेशन बना लोगे तुरंत, हमेशा ऐसे करना आप, y और x पर दो इक्वेशन आप बना लोगे। नंबर सेकेंड, along common normal apply इक्वेशन ऑफ E, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along कॉमन नॉर्मल आपको लगाना है, along कॉमन नॉर्मल लगाना है। नंबर थर्ड, along कॉमन टेंजेंट, दोनों की वेलोसिटीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग दोनों बॉडीज के लिए आप कर सकते हो, किसी भी एक बॉडी की बिफोर और आफ्टर जो वेलोसिटी आएगी इस लाइन के लॉन्ग वो सेम रहेगी। दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी थी टकराने से पहले और टकराने के बाद इस लाइन के लॉन्ग वो नहीं बदलेंगे, वो सेम रहेगी, केवल कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग बदलती है, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग कभी नहीं बदलती अगर आपकी सरफेस स्मूथ है तो। सरफेस स्मूथ नहीं है तो आपको फिर फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। नंबर फोर्थ में आप ये कर सकते हो, मैं सीधे न्यूमेरिकल ट्राई करूंगा, ये बातें मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या करते हैं ऑब्लिक कोलिजन में। नंबर फोर्थ, इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो मोमेंटम कंजर्व करना है सभी डायरेक्शन में, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग आपको ई का फॉर्मूला लगाना है, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग दोनों वेलोसिटी को बराबर कर देना है, और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी आप लगा सकते हो ऑब्लिक कोलिजन में। इसके अलावा फिर और कोई बात नहीं होती है ऑब्लिक कोलिजन, तो फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, यहाँ पर आपको इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा भैया इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल्स आपके अलग अलग हो सकते हैं हमेशा। चलिए भाई, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि बात हमें ये समझ में आ जाए जो हमने अभी सीखी है। ठीक है भाई, चलिए एक और बात कर लेते हैं ऑब्लिक कोलिजन में, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन में अगर एक बॉडी रुकी हो और एक बॉडी चलती हो, दोनों के मास सेम हो, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस हम ले रहे हैं जहां पर दोनों बॉडीज के मास मैंने सेम रखे हुए हैं इस तरह से।
है ना। और जो इनके सेंटर हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। ऐसे टच करता हुआ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से मान लीजिए टच करता हुआ। इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, और इसकी जो वेलोसिटी थी मान लीजिए इस डायरेक्शन में थी u। ठीक है। कोलिजन के बाद जो दोनों बॉडीज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। ये मान लीजिए चली जाती है v1 में, और आपकी जो दूसरी वेलोसिटी दूसरी बॉडी है वो मान लीजिए चली जाती है किस वेलोसिटी v2 से अलग डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी v1 और v2 के बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर, तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो आपको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है, और 90 डिग्री बनता है, आपको याद कर लेनी ये बात। ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। ठीक है। इस टकराने के बाद दोनों बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, और जो इनके एंगल्स हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस वो θ1 और θ2 मान लेते हैं, तो ऊपर बनाएंगे तो वही कंडीशन बनेगी, भाई ये θ2 है, यहाँ भी θ2 ही बनेगा। सेम लाइन, ये भी सेम लाइन है, ये और ये सेम लाइन थी, यहाँ θ2 बनेगा तो वहां भी क्या बनेगा θ2। आपको प्रूफ करना है कि θ1 प्लस θ2 90 होता है, कंफर्म्ड है इसमें। अगर दोनों मास बराबर होंगे, एक बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है, तो फिर दोनों बॉडीज टकराने के बाद जब जाएंगी तो वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएंगे। इसका प्रूफ हम कर लेते हैं तुरंत। तो मैंने कहा था इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कर लेते हैं पहले। तो इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या थी, m इंटू यू, इसकी तो 0 थी। आफ्टर कोलिजन देखते हैं क्या होगा, है ना। तो अगर इसकी वेलोसिटी देखी जाए दूसरे वाले की, तो वो जा रही है v1 से इस डायरेक्शन में, x के अलोंग इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 cos θ1, और y के अलोंग हो जाएगी v1 sin θ1। और जो दूसरी बॉडी है ये जा रही है v2 से एंगल θ2 बनाते हुए, v2 cos θ2 हो जाएगी इसकी x के लॉन्ग, और v2 sin θ2 हो जाएगी y के लॉन्ग। क्लियर होगी बात। दोनों बॉडीज को हम ध्यान से देखें तो दो बॉडीज थी अलग अलग, दोनों की मास अलग ही सेम ही है। तो टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है x के लॉन्ग हो जाएगी m इंटू v1 cos θ1 प्लस m इंटू v2 cos θ2। यहां से अगर हम m कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो u क्या बचेगा, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम कर लेंगे y के अलोंग v कंजर्व, तो अलोंग y एक्सिस देख लेते हैं क्या आएगा भाई। अलोंग y एक्सिस देखें तो स्टार्टिंग का तो मोमेंटम 0 था ना, तो ये y पे चल रहा था ना, ये y पे चल रहा था। अब एक चल रहा है ऊपर की तरफ और एक चल रहा है नीचे की तरफ, तो माइनस लगा देंगे। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस आया, वरना यहाँ पर प्लस आता है। दोनों सेम डायरेक्शन में थे, x के लॉन्ग दोनों ऐड हो गए यहाँ पर स्टार्टिंग वाला, और ये m, ये भी मास m ही तो है। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि एक नीचे और एक ऊपर है इसलिए माइनस कर दिया। और स्टार्टिंग में दोनों ही y के लॉन्ग नहीं चल रहे थे, दोनों का मोमेंटम इनिशियल क्या था, 0 था। तो यहां से अगर हम देखें तो 0 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास v1 sin θ1 और v2 sin θ2। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रूफ है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको लास्ट कंक्लूजन याद रखना है मेनली, तो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं 0 का स्क्वायर।
फिर यहाँ पर है v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 का होल स्क्वायर। LHS का स्क्वायर किया, LHS से ऐड कर दिया, RHS का स्क्वायर किया, RHS से ऐड कर दिया। स्क्वायर करके तब ऐड करना ही ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए अब इनकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इनको। यहां से क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2v1 v2 sin थीटा 1 sin थीटा 2। ये माइनस में आएगा, प्लस में नहीं, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है। v1 स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 1, तो ये आ जाएगा सीधा v1 स्क्वायर। इन दोनों को देखें तो फिर इन दोनों को देखें तो ये मिलकर हो जाएंगे v2 स्क्वायर। अरे भैया इसमें से और इसमें से v1 स्क्वायर कॉमन लोगे तो sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। v2 स्क्वायर कॉमन लोगे sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 मिलके 1 के बराबर। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की। इन दोनों में से आप कॉमन ले लो 2v1 v2, तो अंदर बचेगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। ये फॉर्मूला होता है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का, आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा इजीली। जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं वो जरा ध्यान से देख लें इस फॉर्मूले को। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। वहां से मैंने यूज किया जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है यहां पर। क्या आ गया जरा देखें ध्यान से। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया भाई, 3, अपने काम आएगी। अब हम लगा देते हैं, चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो उसका भी कंजर्वेशन लगा देते हैं। ये केवल इलास्टिक कोलिजन के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं प्रूफ अभी। स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन था, बाकी में तो सब वही करते हैं जो मैंने आपको बताया था। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा देते हैं सीधे सीधे। तो हाफ mu स्क्वायर, पहले सिर्फ एक ही पार्टिकल मूव कर रहा था, दूसरा तो मूव ही नहीं कर रहा था, इनिशियल तो ये हो गई। फिर हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m से हम कॉमन ले कैंसिल कर दो, तो यहां से आएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। पुटिंग इन थर्ड, अगर थर्ड में पुट कर दिया जाए u स्क्वायर के प्लेस पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इन दोनों से ट्रांसफर करेंगे 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू हो गया 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। तो यहां से अगर हम देखें तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और cos 90 पे ही ऐसा होता है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा भैया, 90 डिग्री। cos की वैल्यू 90 पे होती है 0। थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिलाकर किसके बराबर आ गए, 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो बॉल जिसमें दोनों का मास सेम हो, एक रेस्ट में हो, जब वो टकराती हैं ऑब्लिक कोलिजन करती हैं तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर जाती हैं एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% कंफर्म्ड है ये बात। तो यहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे की जो बातें हैं, v1 v2 निकालना है तो आप v1 v2 भी निकाल सकते हो। किसी एक की वैल्यू दे रखी हो एंगल की, दूसरा आपको तुरंत निकालेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको याद कर लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको सीधे याद रखना है कि अगर कोलिजन ऑब्लिक है और इलास्टिक है और उनमें से एक बॉडी,
अच्छा, दोनों बॉडी के मास सेम होना चाहिए और एक बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए तभी एप्लीकेबल है, हमेशा नहीं है एप्लीकेबल। हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, तभी एप्लीकेबल है जब एक का मास, दोनों का मास सेम हो और एक रेस्ट में हो, तभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। चलिए तो लगे आते क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी पर। एक बॉडी है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी। एक बॉडी है, इसका मास था मान लीजिए 2 kg, दूसरी वाली बॉडी है, इसका मास 2 kg है और ये रेस्ट में थी, ठीक है। इनके बीच ऑब्लिक कोलिजन हुआ, एक बॉडी चली गई इस डायरेक्शन में, दूसरी बॉडी है कुछ इस डायरेक्शन में। इसका जो एंगल बनता है थर्टी डिग्री है। यहां जो एंगल है अल्फा है। फाइंड V1, V2 and alpha if collision is perfectly elastic। ठीक है भाई, इस तरह से था ये। बिफोर कोलिजन रेस्ट में थी एक बॉडी, तो ये टकराई साइड वाइज, चली गई एक इधर एक इधर, ऑब्लिक कोलिजन हुआ इनके बीच, वो भी कैसा, इलास्टिक। तो आपको बतानी है V1, V2 और अल्फा क्या, अल्फा की वैल्यूज क्या आएंगी। तो बहुत इजी है, कुछ खास नहीं करना, अभी मैंने आपको सीधे फॉर्मूला बता दिया, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। अब बार बार प्रूफ नहीं करना है, हम सीधे लिखेंगे एज collision is elastic, hence अल्फा प्लस 30 मिलाकर किसके बराबर आएंगे, 90। ये दोनों एंगल मिलाकर किसके बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर। तो अल्फा तो आ गया भैया तुरंत 60 डिग्री। अरे क्या आ गया, 60 डिग्री। कंपोनेंट कर लेते हैं, तो V2 cos 60, V2 sin 60, V1 cos 30, V1 sin 30। चलिए लगाते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एंड वाई कर देते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं पहले। तो पहली बॉडी का मास 2 था, 10x किलोम थी, प्लस x किलोम उसकी स्पीड। दूसरी बॉडी तो रेस्ट में थी। अब जो पहली बॉडी है उसका मास 2 है और उसकी जो स्पीड है वो v1 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस दूसरी बॉडी का भी मास 2 ही है, दोनों बॉडी सेम थी इसलिए मैंने सीधे अल्फा प्लस 30 90 के बराबर दिखा दिया। 2 इंटू V2 cos 60 की वैल्यू होती है /2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहां से आगे आपके पास √3v1 प्लस V2 इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया भैया, फर्स्ट आ गई। अब अलोंग कर लेते हैं y एक्सिस तुरंत। अलोंग y एक्सिस अगर आप देखोगे सेम चीज तो क्या दिखेगी आपको भाई, अलोंग y एक्सिस v1 sin 30। देखो स्टार्टिंग में तो जीरो मोमेंटम था, दोनों y के अलोंग नहीं चल रही थी, तो एक चल रही है आपकी v1 sin 30 का मतलब 1/2, ऊपर की तरफ एक नीचे आ रही तो माइनस लगा दिया मैंने। हाँ मास नहीं लिखा, मास भी लिखना है, 2 इंटू यहां पर भी मास 2 इंटू v2 इंटू √3/2। तो यहां से आपको दिखेगा v1 इज इक्वल टू √3 इंटू v2। पुटिंग इन फर्स्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। पुटिंग इन फर्स्ट करते क्या आ जाएगा, 20 √3 इंटू v1, तो ये हो गया आपके पास 3v2 प्लस v2। यहां से v2 आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड।
तो v1 कितना आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका ये हो गए सॉल्यूशन। फटाफट हो गया, कुछ खास दिक्कत आई इसमें? बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टॉपिक पर, आपको पूरी बात बढ़िया तरह समझ में आ जाएगी। कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग भी देख लेते हैं, छोटी मोटी बातें। मान लीजिए एक बॉडी है बड़ी सी, और जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और जिस एंगल पर ये आ रही थी वो 37 डिग्री का था। इस डायरेक्शन में आ रही है जैसे मैंने दिखा रखा है, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ rebound and final velocity of ball after collision with ground। यहां पर जो E की वैल्यू है वो आपको भी दे रखी है 1/3। E की वैल्यू क्या दे रखी है भैया क्वेश्चन में 1/3। 1/3 का मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1/3 है। मास जो है इस बॉडी का वो आपको दे रखा है 2 kg। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं फटाफट। जब ये बॉडी टकराएगी आकर, ठीक है, तो ये इसका सेंटर होगा। आपको ध्यान रखनी बात, इसको तो हम बोलेंगे कॉमन नॉर्मल, जो सेंटर से पास होती है जमीन से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी कॉमन टेंजेंट। ये है कॉमन नॉर्मल। क्या भैया? कॉमन नॉर्मल। चलिए टकराने के बाद मान लेते हैं जो इसकी वेलोसिटी है वो कुछ v2 हो गई है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जब ये आ रही थी तो आ तो रही थी इस डायरेक्शन में, ऐसे ये तो आ रही थी इसकी वेलोसिटी। तो v2 जो यहां पर एंगल मान लेते हैं भैया हम थीटा। आपको थीटा पता करना और v2 की वैल्यू पता करनी है। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको हमेशा कॉमन नॉर्मल के राउंड लगानी है E की इक्वेशन। अलोंग कॉमन नॉर्मल देखा जाए तो कॉमन नॉर्मल के राउंड जो पहले स्पीड थी किसकी, देखिए दोनों बॉडीज की देखते हैं। ये तो है कॉमन नॉर्मल। तो अगर ये 10 थी और यहां 37 था तो 10 cos 37, इसको हम बोलेंगे u1। u2 तो आपकी 0 थी ना। टकराने के बाद देखते हैं, टकराने के बाद ये गया इधर v1 से, ठीक है। तो अगर आफ्टर कोलिजन देखें तो ये जा रही है v1 स्पीड से, और v2 तो आपका 0 है। यहां एंगल थीटा बन रहा है तो यहां जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा v1 cos थीटा आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। तो E लगाते हैं अलोंग कॉमन नॉर्मल लगता है हमेशा E की जो इक्वेशन लगती है। तो कॉमन नॉर्मल क्या है आपका y है, और कॉमन टेंजेंट क्या है x है। तो y करोगे देखिए, पहले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन में u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। फॉर्मूला होता है E का। v2 वेक्टर क्या है 0 माइनस v1 cos थीटा j कैप हो जाएगा ऊपर की तरफ, इसलिए j कैप लगा दिए। नीचे आ जाओ 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, और चूंकि नीचे की तरफ है इसलिए माइनस j कैप लगा लेंगे इसमें। फिर माइनस u2 तो आपका 0 था, u2 0 है ना, अर्थ तो अभी भी रुकी रहेगी और पहले भी रुकी थी। तो फर्स्ट बॉडी मोशन कर रही है एक तरह से बस। तो माइनस v1 cos थीटा डिवाइड में आपके पास आ जाएगा ये -8, माइनस से माइनस कट जाएगा आपके पास। तो यहां से आप देखोगे तो आपका जो v1 cos थीटा है वो 8 इंटू ई के बराबर आएगा। ई की वैल्यू 1/3 है, तो 8/3 आपका हो गया v1 cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब बात कर लेते हैं अलोंग कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी नहीं बदलती क्योंकि स्मूथ सरफेस मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, ये स्मूथ सरफेस है, लिख लें आप इसको, स्मूथ सरफेस थी। तो अलोंग कॉमन टेंजेंट देखा जाए तो जो पहले वाली मतलब इनिशियल था बिफोर कोलिजन जो स्पीड थी वो 10 थी, x के अलोंग इसका कंपोनेंट आ जाएगा 10 sin 37 और टकराने के बाद v1 है, यहां पर आ जाएगा v1 sin थीटा। u2 आपका 0 था और v2 भी आपका 0 है, ये बिफोर या आफ्टर। तो दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है अलोंग कॉमन टेंजेंट वो सेम रहेंगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो पहले वाली बॉडी की तो 10 sin 37 थी, आप ध्यान से देखो 10 sin 37 का मतलब 3/5 x के अलोंग थी और अभी भी किसके अलोंग है, x के अलोंग ही है, v1 sin थीटा आई कैप साइड कट जाएगा। एक ही बॉडी, बॉल की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी तो पहले भी रेस्ट में थी और अभी भी रेस्ट में, तो उसकी भी सेम ही है। तो 6 क्या गया भाई यहां से, ये स्मूथ सरफेस है तो जिसकी वेलोसिटी कॉमन टेंजेंट के अलोंग थी वो नहीं बदलेगी, जब ये टकराता है तो केवल इस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, तो वेलोसिटी केवल इस डायरेक्शन में बदलती है, जो इसकी इस डायरेक्शन में थी वेलोसिटी उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये हो गया आपके पास 6 v1 sin थीटा। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर देखें डिवाइड कर लेंगे tan थीटा, इसको इससे डिवाइड कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो पहले v1 sin थीटा इज इक्वल टू 6। अभी क्वेश्चन नंबर इसको इससे डिवाइड कर लो तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6/8/3 18/8 9/4। ठीक है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी मैंने, 6/8/3 ठीक है। थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स 9/4। ठीक है, पहला आंसर आ गया। और अगर हम बात कर लेते हैं जिसकी वेलोसिटी हमको चाहिए v1 तो स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं बोथ साइड दोनों इक्वेशंस को। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यह आ जाएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 64/9 प्लस 36। क्लियर होगी बात? ये तो जाएगा आपका सीधे सीधे v1 स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 64 प्लस 9 6 जा 54 9 3 27 32 अपॉन में 9 388 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो v1 आपका आ जाएगा रूट 388 अपॉन में 9। बस ये आंसर है, इसके बाद सॉल्व कर लोगे आप अपने आप आंसर है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी मोटी हो जाए तो भी अपने आप सही कर लेना। तरीका आपका ये रहेगा जो मैंने आपको अभी समझा दिया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, ये था भाई आज का वीडियो लेक्चर। आज हमने समझा था डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल की बातें हमने सीखी। इसके अलावा हमने ऑब्लिक कोलिजन भी सीख लिया। ऑब्लिक कोलिजन में क्या क्या चीजें कंजर्व रहती हैं आपको ध्यान रखना है। ऑब्लिक कोलिजन में आप मोमेंटम सभी डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हो। अलोंग कॉमन नॉर्मल आप हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन है उसको लगा सकते हो। कॉमन टेंजेंट के अलोंग हमेशा आपकी जो वेलोसिटीज है बिफोर एंड आफ्टर सेम रहती है अगर सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है तो। और काइनेटिक एनर्जी आपको कंजर्व करनी है इन द केस ऑफ इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। और इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन का मैंने एक स्पेशल केस भी आपको बताया जहां पर दोनों बॉडीज के मास सेम हो, एक रेस्ट में हो, तो टकराने के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर ही जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने ट्राई कर लिए,
तो बाकी जो बच्चे न्यूमेरिकल्स उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्राई करूंगा, केवल कोलिजन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब जितने भी कंबाइंड न्यूमेरिकल बन सकते हैं सारे न्यूमेरिकल्स में ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।